उससे आगे हम लोग A1, A2, A3, B1, B2, B3 निकालने के लिए जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं A1, B1 और C1, A2, B2 और C2। तो देखिए A1 जो होता है वो सबसे पहले 1 है, इसका मतलब समीकरण 1, और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब समीकरण 2 में देखेंगे। सिंपली समझते हैं, अगर 1 है यहाँ पे लगा हुआ तो समीकरण 1 में देखेंगे, और 2 है तो समीकरण 2 में देखेंगे। अब देखिए A1 है तो हमेशा हम जो समीकरण देखे थे वो कुछ रैखिक समीकरण का युग्म कुछ इस प्रकार का होता था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो देखिए x के साथ जो भी रहता है वो मेरा a होता है, तो x के साथ जो लगा हुआ है वो मेरा a है, तो a मेरा 2 हो जाएगा। अब है b1, अब y के साथ जो लगा रहता है वो मेरा b होता है, तो y के साथ जो लगा हुआ है वो b है, तो यहाँ पे तो 2 लेंगे नहीं, इसका जो है इसका जो चिन्ह होता है उसी के साथ हम इसको लेते हैं, तो -2 होता है। उसके बाद है C1, तो C1 प्लस 5 है, तो यहाँ पे लेते हैं +5। अब देखते हैं A2, B2 और C2, तो A2 है, इसका मतलब समीकरण 2 में देखेंगे, तो A2, तो A जो होता है वो हमेशा x के साथ लगा रहता है, तो x के साथ जो भी लगा हुआ है -6 लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे -6। B2 के साथ हमेशा 5 लगा हुआ, B2 y के साथ जो भी लगा रहता है वो हमेशा B2 होता है, तो उसको लिखते हैं 5, और C2 जो लास्ट में जो बचता है वो होता है -18। तो A1, A2, A3, B1, B2, B3 हम लोग निकालने के लिए सीखे। अब इसमें जो केस बनता है वो 3 केस बनता है। तो देखिए केस जो बनता है वो क्या होता है, सबसे पहले A1, A2 निकालते हैं, A1 बट्टे A2, दूसरा निकालते हैं B1 बट्टे B2, तीसरा निकालते हैं C1 बट्टे C2। तो देखिए A1 बट्टे A2 कैसे निकलता है, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 कैसे निकलता है। ऊपर में है A1, तो A1 है 2, तो देंगे यहाँ पे 2 बट्टा A2 है, तो A2 को लिखेंगे -6, ठीक है, कटेगा तो 3 बार में कटेगा, तो 1 बट्टे -3। अब देखते हैं B1 और B2 को, ऊपर में है B1 तो ऊपर में है -2, तो यहाँ देंगे -2 बट्टे B2 है, B2 कितना है 5 है, बट्टे में देंगे 5। अब देखते हैं C1 को, C1 जो है C1 मेरा है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बट्टे C2 है, तो C2 में -18, और जो यहाँ पे कटेगा वो काट देंगे, ठीक है। तो ये A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और हम C1 बट्टे C2 निकाल के देखें। तो अब इससे आगे जो है किसी भी समीकरण की हम तुलना करके हम पता करेंगे कि हमारे बुक में है, एनसीईआरटी के बुक में सारांश है, उस सारांश को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो पहले इसको लिखिए, देखिए अब हम लोग सारणी को करके देखेंगे। सारणी में जितना भी है, सारणी से जितना भी 3 या 4 ऑब्जेक्टिव हर साल बन ही जाता है, ठीक है। तो हम उस सारणी को अपने ध्यान में रखते हुए उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण की जो हम तुलना करेंगे वो इस समीकरण से करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। इससे हम अपने समीकरण की तुलना करेंगे। इस समीकरण से जब इसकी तुलना करेंगे तो हमको x के साथ जो लगा रहता है वो मेरा a1 होता है, तो ये मेरा a1 है, तो पहले लिख लेते हैं a1 बराबर 2। उसके बाद b1 लिखते हैं, b1 जो है मेरा वो y के साथ लगा हुआ होता है, y के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, इसको अपने चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। और C1 जो लिखेंगे ये मेरा C1 होगा, जिसके साथ ना x होता है ना y होता है, वो मेरा C होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे +3। अब देखते हैं A2 को, A2 मेरा 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे A2 = 2। फिर B2 लिखेंगे, तो y के साथ जो मेरा लगा रहता है वो मेरा B2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे +5। उसके बाद है C2, उसके बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे -24। तो इसमें हम बताए थे कि 3 चीज निकालना होता है, A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2। तो देखिए A1 बट्टे A2 पहले निकालते हैं, A1 बट्टे A2,
तो A1 है 2 और A2 भी है 2, तो ऊपर में भी 2 नीचे में भी 2, तो इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे B1 बट्टे B2, तो -1/5। अब देखिए A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 ये एक दूसरे के बराबर है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये 1/1 है और ये -1/5 है। तो जब बराबर रहता है तो अगर कोई 2 के बराबर 2 होता है तो लिख सकते हैं, 2 के बराबर 3 नहीं होता है तो इसको हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू बोला जाता है। ठीक है, तो उसी तरह हम ऐसा लिख सकते हैं A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। जब ऐसी स्थिति आती है जब हम A1 बट्टे A2 निकालते हैं और B1 बट्टे B2 निकालते हैं और जब एक दूसरे के बराबर नहीं होता है तो हमको पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है कि इसका ग्राफ जो होगा एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और इसका हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब है कि सिर्फ एक हल होगा। इसका ग्राफ जो होगा, इसका जो हम ग्राफ पेपर पे जब ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। जहां पे ये प्रतिच्छेद करती है वो इसका हल बिंदु होता है। ये जो है इसका अद्वितीय हल होता है, सिर्फ केवल एक हल होता है। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे एक हल होता है। तो इसको जब एक भी हल होता है तो उसको हम संगत भी कहते हैं। ठीक है, ये एक स्थिति हो गई जब A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू जब B1 बट्टे B2 के बराबर होता है। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी A1 A2 A3 B1 B2 B3 निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A1 B1 और C1। तो A1 मेरा कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, B1 कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है और C1 कुछ नहीं है तो यहाँ पे -2 है। अब हम C1 की बात कर A2 की बात करते हैं। A2 मेरा यहाँ पे 2 है, B2 यहाँ पे मेरा 2 है और C2 मेरा -6 है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा A1 बट्टे A2 निकालेंगे, B1 बट्टे B2 निकालेंगे और C1 बट्टे C2 निकालेंगे। तो देखते हैं A1 बट्टे A2 निकाल के, A1 बट्टे A2 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। उसके बाद हम निकालेंगे B1 बट्टे B2, B1 बट्टे B2 इज इक्वल टू 1/, ये भी A1 बट्टे A2 जब भी B1 बट्टे B2 के बराबर हो जाए तब हमको C1 बट्टे C2 भी निकालना पड़ता है। अगर A1 बट्टे A2 जब B1 बट्टे B2 के बराबर नहीं होता, ये 1/1 हो गया, ये -1/5 हो गया, तो इसको सेम टू सेम वैसे ही रहने देते हैं, तब C1 बट्टे C2 हम नहीं निकालते हैं। अब यहाँ पे C1 बट्टे C2 -2/-6, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1/3 हो जाएगा। तो ये जो केस बनेगा ये कुछ इस प्रकार बनेगा, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। इसका मतलब है कि A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 के बराबर है, लेकिन C1 बट्टे C2 बराबर नहीं है। जब ऐसा हल होता है तो हम इसका ग्राफीय निरूपण जो होता है, ग्राफीय निरूपण इसका समांतर रेखा होता है और इसका हल जो होता है एक भी हल नहीं होता है। तो हम इसको लिखेंगे कोई हल नहीं। इसका एक भी हल था तो इसको हम संगत लिखते थे, इसका जो ग्राफ था वो संगत था, लेकिन ये इसका हल एक भी नहीं है तो इसको लिखेंगे असंगत। ठीक है, और इसमें जो है पहले एक बार हम फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं कि A1 बट्टे A2 जब निकालते हैं यहाँ से A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2, तो ये जो है अगर A1 बट्टे A2 एक दूसरे के बराबर होता है और C1 बट्टे C2 जब बराबर नहीं होता है तो हमेशा इसका ग्राफ जो है समांतर रेखा होता है। इसका मतलब कि रेखा ऐसे जाता है, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलता है, इसलिए इसका एक भी हल नहीं है। इसको अगर हम इस रैखिक समीकरण को अगर हम सॉल्व करें तो इसका एक भी हल नहीं होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा।
तो हमको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई। अब हम इसका तीसरा केस देखते हैं। तो पहले इस चीज़ को अच्छे से लिखिए, उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं। अब देखते हैं थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस को भी बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे एज एग्जाम्पल। तो सबसे पहले कोई भी हमको दो चर वाला रैखिक बहुपद रहेगा, तो उसमें हमको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हमको निकालना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें a1, b1 और c1 निकालते हैं, और a2, b2 और c2 निकालते हैं। तो a1 मेरा 1 है, x के साथ जो भी रहता है वो मेरा a1 रहता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। और b1 की बात करेंगे तो मेरा b1 भी 1 है, और c1 की बात करेंगे तो c1 मेरा -2 है, तो यहाँ पे कोमा दे देते हैं। और a2 की बात करते हैं तो 2 है यहाँ पे, तो समीकरण हमको दूसरा देखना है। तो a2 है, तो a2 x के साथ जो लगा रहता है वो मेरा a होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर b2 है, तो b2 भी मेरा 2 है, और c2 है तो c2 है यहाँ पे -4। क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल। तो उसके लिए सबसे पहले हमको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो ऊपर में a1 है, तो 1/2 बराबर b1/b2, तो फिर है b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है, तो 1/2, तो a1/a2 बराबर है b1/b2 और c2 1/c2, तो -2/-4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2। इसका मतलब ये जो केस बना ये कुछ इस प्रकार बना, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। जब ऐसा होगा, जब a1/a2 भी बराबर हो, b1/b2 भी बराबर हो और c1/c2 भी बराबर हो, तब क्या करेंगे, उसका जो हल होता है, पहले उसका ग्राफ देखते हैं। उसका ग्राफीय हल जो होता है अनंत हल होता है, और उसका ग्राफीय हल और क्या देखते हैं, एक चीज और, हाँ, तो इसका ग्राफीय, अरे यार एक मिनट, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तो इसका ग्राफीय निरूपण समांतर रेखा होती है। इसका जो रेखा बनता है समांतर रेखा होता है, और इसका जो हल होता है, इसका हल अनंत हल होता है। इसमें भी हल कई सारा है, तो इसको भी हम लोग संगत बोलते हैं। इसका जो ग्राफीय होता है वो संगत होता है। इस चीज में जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तो उसका ग्राफीय निरूपण एक समांतर रेखा होता है, और उसका हल अनंत होता है, अनंत हल होता है। इससे जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे। नंबर 1 में 2 दे देगा ऑप्शन, कुछ भी दे देगा, इसका मतलब है या तो इसका 2 हल होगा, या 1 हल होगा, या 4 या अनेक हल। तो इसमें जब a1/a2 b1/b2 होता है, तो सिर्फ उसका अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है। इससे ऑब्जेक्टिव में संगत और असंगत भी पूछने का चांस रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये 3 क्वेश्चन समझाया गया वो बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज हम करके देखेंगे। अभी जो चैप्टर चल रहा था सिर्फ थ्योरी चल रहा है, इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वीडियो के साथ बने रहें।